दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े उसका नाम है डाकू पान सिंह और गिलगिला गुब्बा। ये डाकू पान सिंह की एक्शन और कॉमेडी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। डाकू पान सिंह और गिलगिला गुब्बा। कौन इतनी भयानक आवाज में रो रहा है? चलो जांच करते हैं। और जब मैं उस शोर मचाने वाले को पकड़ूंगा तो इसी तरह निचोड़ दूंगा उसे। क्या गजब किया उस्ताद! उस केले को मैंने नाश्ते के लिए रखा था। और इस तरह डाकू पान सिंह और चमचा सिपाही लाल उस शोर शराबे का कारण खोजने निकल पड़े। कोई है, कोई है? उस्ताद, यह गांव तो एकदम उजाड़ दिख रहा है। हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं, तब तो ऐसा नहीं था। वे अपनी खोजबीन में जुटे रहे, पर मिला क्या? स्क्रिच, उल्लू, टूटे गड़े और धूल आंसू। अचानक दूर कहीं किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी। सुन सुपारी। उस्ताद, यह बुड्ढू बैठे खांस रहे हैं। शायद यही वह आदमी है जो रात को रोता है। क्या विचार है तुम्हारा? खोंक खोंक। शायद तुम गलत दिशा में सोच रहे हो सुपारी, फिर भी पूछने में क्या अर्ज है? अरे ओ बूढ़े बाबा, क्या तुम ही रात को रोते हो? मूर्ख! बूढ़े आदमी से ऐसी बात पूछता है? रात को तो सियार और उल्लू रोते हैं। इस उजाड़ गांव में एक जमाना था जब इस गांव में हर तरफ चहल पहल थी, और फिर भूत आने लगा। एक खास रात को भूत रोता हुआ आता, जैसे किसी की तलाश में भटक रहा हो। गांव वालों का डर से बुरा हाल हो गया, और फिर एक के बाद एक सारे लोग गांव छोड़कर भाग गए। अब तो भूत के वास्ते मैं ही रह गया हूँ। किसी भी रात को वह आएगा और मुझे मार डालेगा। मोटे, मैं कहता हूँ तू भी चलता बन। कभी नहीं। पान सिंह भूत के डर से भाग निकले, नामुमकिन। हम यहाँ रहेंगे और भूत के पुत्र से दो दो हाथ करेंगे। बिल्कुल ठीक उस्ताद। गांव के चौराहे पर दोनों सुरमाओं ने पड़ाव डाल दिया, और फिर बड़ी बेचैनी के साथ शुरू हुआ भूत का इंतजार। पहली रात में जागते रहे, पर कुछ भी न हुआ। सुपारी लाल, अगर वह रोता भूत तुम्हें पकड़ ले तो क्या करोगे बेटा? मैं रुमाल देकर कहूंगा कि ले आंसू पहुंच। हा हा हा। अगली रात भी बीत गई बिना कुछ हुए। सुपारी, समय काटने के लिए गाना ही सुना। नहीं उस्ताद, ऐसा करने से आता भूत भी भाग जाएगा। तीसरी रात, ठीक उस समय जबकि दोनों बहादुर नींद में ऊँग ऊँग कर गिर रहे थे। रोंगटे खड़े कर देने वाले रोने की आवाज ने उन्हें बुरी तरह चौंका दिया। वो सुपारी, सुन बे, वहीं रोता हुआ भूत। वे तुरंत उस पीपल के पेड़ की ओर भागे जहां से आई थी वह आवाज। सोचा था कि किसी भयानक चेहरे वाले बदसूरत भूत से भेंट होगी। उस्ताद, यह रोता भूत नहीं, रोती परी है। ए, भाग जाओ! तुम भी उसी दुष्ट दुष्ट जादूगर चंडू की चंडाल चौकड़ी के लगते हो। तुम मुझे जरूर और भी दुख पहुंचाने आए हो। झंडू के चमचे, भाग जाओ! मैं उसकी बात कभी नहीं मानूंगी, भले ही कुछ हो जाए। भागो, नहीं तो मैं और भी जोर से रोऊंगी। वो बकवास करती हो। मुझे उस तिलचट्टे का चमचा कहती है। शायद तुझे नहीं मालूम, हम सब उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। शायद तुम्हें सचमुच नहीं मालूम, इसलिए जा, इस महान डाकू पान सिंह ने तुझे माफ किया। परिराज, मैं चाहता हूँ कि मेरी एक योजना में तू मेरी मदद कर। डाकू जी, माफ कीजिए। कहानी यूं है कि मेरे पिता, जो कि परियों के राजा हैं, उनके पास एक झंडू एक दिन आया और अपने दुष्कर्मों में उनकी सहायता की मांग करने लगा। पिताजी ने इनकार किया और उसे बाहर फिकवा दिया। फेंक दो बाहर। अब अगर यह आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मोटी खोपड़ी वाले परिराज, मैं बहुत जल्द इसका बदला लूंगा। और एक दिन उसने अपने एक चमचे राक्षस को भेजा। उसने मेरे सोते हुए पिता के मुकुट को चुरा लिया। मुकुट में मशहूर हीरा रोहे नूर जड़ा हुआ था। शायद तुम नहीं जानते, इस हीरे में अलौकिक सम्मोहन शक्ति है। बदमाश जादूगर ने उस सम्मोहन शक्ति का इस्तेमाल किया और मेरे पिता को अपने कब्जे में कर लिया। हीरे के सम्मोहन के प्रभाव से मेरे पिताजी भी उस जादूगर की तरह धूर्त और क्रूर बन गए। डाकू जी, अब तुम ही मेरी मदद करो। वो हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरा उस्ताद तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। जान चली जाए मगर उस दुष्ट जादूगर को तुम्हारे हाथों पराजित करवा के ही रहेगा। सुपारी लाल, भविष्य में ख्याल रखना। जहाँ मेरी जान का सवाल हो वहाँ फैसला मुझ पर छोड़ दिया करो। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। पान सिंह ने सबसे पहले तो परी से यह अनुरोध किया कि वह गांव से कहीं दूर चले ताकि गांव वाले वापस आ सके। उसके बाद दोनों उड़ती हुई परी के पीछे पीछे
एकांत घाटी की ओर चल पड़े ताकि बाकी का किस्सा शांति से सुना जाए। जादूगर झंडू ने रोहिनूर हीरो को अंधेरे जंगल के सितारिया गुम्बद में छिपा कर रखा है। गुम्बद की रखवाली करता उसका सबसे भयानक राक्षस चमचा, जिसका नाम है गिलगिली गुब्बा। उसका शरीर तो शेर का है, दुम सांप की, और सिंगों का वाला सिर उसका अपना है। यानी एक राक्षस का इस खौफनाक जीव की चमड़ी फौलाद से भी ज्यादा मजबूत है। उसे तुम केवल महर्षि मंत्रवादी की जादुई तलवार से ही मार सकते हो। मैंने उस तलवार को पाने की बहुत कोशिश की, मगर महर्षि ने देने से इनकार कर दिया। उनका कहना कि वे तलवार उसी को देंगे जो उनकी तरह ही ताकतवर होगा और जिसका मन भी उन्हीं की तरह साफ होगा। तलवार इतनी भारी है कि उसे कोई अत्यंत शक्तिशाली मनुष्य ही उठा सकता है। मैं इस गांव में इसी तलाश में आई थी कि शायद कोई ऐसा योग्य व्यक्ति मिल जाए। ऐ सुनहरे बाल वाली सुंदरी, अब तो चिंता छोड़ दे, मैं इस तलवार को हासिल करूंगा। इतना बता दे कि यह महर्षि रहता किधर है। परी ने एक सितारे का रूप धारण किया और उनके आगे आगे आकाश में उड़ने लगी। ऐसा उसने इसलिए किया था कि महर्षि मंत्रवादी के गुस्से से उसे डर लगता था। आखिर योगियों के शहंशाह माज्ञानी माध्यानी महर्षि मंत्रवादी को पान सिंह का प्रणाम। मेरा भी। हूँ। कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम डाकू पान सिंह है। आया हूँ आपकी तलवार लेने ताकि अपने पुराने शत्रु जादूगर झंडू का काम तमाम कर सकूं। ठीक है, तुम्हारा मन सचमुच पवित्र है, तभी तो बुराई से लड़ना चाहते हो। अब सवाल यह है कि तुम्हारे अंदर जादुई तंदूरी तलवार चलाने का दमखम है या नहीं। आओ मेरे साथ पंजा लड़ाओ, जीतो तो तलवार के साथ मेरा आशीर्वाद भी ले जाओ। और इस तरह शुरू हुआ दो महापुरुषों का युद्ध। डाकू पान सिंह की ताकत का लोहा सारी दुनिया मानती है, मगर महर्षि मंत्रवादी भी कम न थे। पंजा मिलाते उनकी मांसपेशियां कबूतर की तरह फड़कने लगी। घंटों तक पंजों का युद्ध चला। कभी उसका पलड़ा भारी होता, कभी उसका। आखिरकार महर्षि की शक्ति रंग दिखाने लगी और पान सिंह को लगा कि वह बहारा की तबारा। अरे उस्ताद हो गए, अब फौरन इन्हें दमादम कलंदर पान खिलाना चाहिए, वह इनकी चुस्ती फुर्ती और ताकत वापस ला सकता है। सुबाईलाल ने तुरंत एक बीड़ा खास तरह का पान बनाया और निशाना साध कर उसे उस्ताद के मुंह में झोंका। उस्ताद, जो कि हारने ही वाला था। पान उस्ताद के मुंह में पड़ा और उसके साथ ही पान सिंह के शरीर में शक्ति का ज्वालामुखी फूट पड़ा। चपड़ चपड़ चप चप। पान सिंह पराजित मानव से महामानव बन गया। एक ही झटका उसने महर्षि को लगाया। महर्षि यूं गिर पड़े जैसे गेहूं का बोरा। लो मेरे पहलवान पुत्र, संभालो से, राम तुम्हारी भली करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेटा तू तो बड़ा कमजोर है, ताकत की इस दवाई को रख ले, जब भी कभी जरूरत पड़े कुछ बूंदे पी लेना, फिर देखना क्या होता है। प्यारी परी, तलवार तो मैं ले आया, अब बताओगी सितारिया गुम्बद की राह किधर है? वाह मेरे बहादुर डाकू, तुम सचमुच कमाल के हो। परी ने रास्ता दिखाया, सैकड़ों मील लंबा और कदम कदम पर खतरों से भरा रास्ता, जहां हर कदम पर मौत भयानक रूप धारण किए बैठी थी। परी के पीछे पीछे दोनों चलते रहे पूरे जोश और हौसले के साथ। वे जलते सुलगते रेगिस्तानों में से गुजरे। अनंत गहराइयों वाली घाटियां और नदियों का फलांगा, ऐसे जंगलों में से गुजरे जहां दिन में भी अंधेरा था। आखिर वे पहुंचे गए रोंगटे खड़े कर देने वाले अंधेरे जंगल में। मुझे तो यहाँ डरने वाली कोई बात नहीं लगती। सुपाईलाल ने मुंह से यह बात निकालकर भारी गलती की। उसका मुंह अभी बंद भी नहीं हुआ था कि अचानक जुप। डाकू पान सिंह ने कल्पना भी न की कि यहाँ के पेड़ पौधे इतने खूंखार होंगे। उसने बहुत कोशिश की अपने आप को छुड़ाने की, पर जादुई पेड़ के चुंगल से निकल पाना पान सिंह जैसे शक्तिशाली मनुष्य के लिए भी आसान न था। गुस्से में सुपाईलाल ने कसकर एक लाठी जमा दी। पेट का तो कुछ नहीं बिगड़ा, अलबत्ता वह अपना पांव घायल कर बैठा। फिर तो उसके मुंह से ऐसी गालियों की बौछार निकली जिनका यहाँ बयान नहीं किया जा सकता। खटाक। सुपाईलाल इतना गुस्सा व्यक्त करने में इतना व्यस्त था कि उसे पेड़ के इरादों का पता ही न चला। पता तब चला जब पेड़ उसे एक जबरदस्त लात जमा चुका था। बहुत हो चुका अब। गुस्से और बौखलाहट से उसकी नस नस फड़कने लगी।
फिर तो जुड़ोगे उस्ताद। सिपाही लाल ने एक जबरदस्त दाव दिखाया। मैं तुझे देख लूंगा। क्या समझता अपने आप को? उस्ताद को उस्तादी दिखाता है। मगर पेड़ तो उससे भी बड़ा उस्ताद था। जुम! उसने बाएं हाथ घुमाकर ऐसा जोरदार झापड़ दिया कि सुपारी अमेरिकी रॉकेट बन गया। वह सीधा परी कुमारी के पैरों में जा गिरा। दोनों बहादुरों का यह हाल देखकर परी कुमारी का मन जोर जोर से रो उठा। उसे लगा कि जिस उद्देश्य पर वह निकली थी वह अधूरा ही रह जाएगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उसे क्या मालूम था कि सिपाही लाल देखने में जितना बेवकूफ नजर आता है, अंदर से उतना चतुर और चालाक है। परी कुमारी, कट फोड़वा एक ऐसा पक्षी है जो दुनिया के हर पेड़ की ऐसी की तैसी कर सकता है। तुम मुझे कट फोड़वे में बदल दो। सुपारी, तुम तो महाबुद्धिमान हो। परी कुमारी ने उस पर जादू का एक पाउडर छिड़का और फिर एक विशेष मंत्र पढ़ा। छू मंत्र। अगले पल वह कठफोड़वा बन चुका था। गुस्से और बदले की भावना से भरा हुआ सिपाही लाल तीर की तरह सीधे पेड़ की ओर उड़ा। उसने कसम खाई कि वह पेड़ को बुरादा बनाकर छोड़ेगा। पत्तियों वाले बदमाश, अब मैं तुझे मजा चखाऊंगा। समझता था कि मैं हार जाऊंगा। इधर से उधर से यानी हर तरफ से कठफोड़े ने पेड़ पर धावा बोल दिया। टुक टुक टुक। पेड़ ने उसे पकड़ने की और अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर उस छोटे से पक्षी की फुर्ती और चालाकी से भिड़ पाना पेड़ के लिए सान्य था। उसके सामने उसकी जादुई शक्ति भी बेकार हो गई। अपनी सुई जैसी चोंच से सिपाही लाल ने पेड़ को हर तरफ से छेद कर रख दिया। टुक टुक टुक। जुम जुम। दाएं बाएं ऊपर नीचे और बीच में जहाँ भी मौका मिला सिपाही लाल ने एक बड़ा सा सुराग पैदा कर दिया। मैं छूट गया, मैं छूट गया। आखिरकार पेड़ को पान सिंह को मुक्त करना ही पड़ा। फिर वह अपनी टहनियों को फैलाकर उसके वफादार साथी की ओर लपका। प्यारे सुपारी, इन जादुई पेड़ों से निपटने का बस एक ही तरीका है, आग। हाँ, हम इनको आग से पछाड़ेंगे। क्या शानदार सूझबूझ है तुम्हारी। लो, मैं भी एक मसाल तैयार करती हूँ। और परी कुमारी ने अपना हाथ हिलाया। जम जमाजम छू जिंगा जिंगालू। अगले क्षण पान सिंह के हाथ में एक मसाल जल रही थी। अब जाओ मेरे बहादुरों, अब हम नए सिरे से इन वृक्षों पर धावा बोलेंगे। इन सबको खरगोश की तरह भून कर रख देंगे। दस्यु राज और उसके सहायक ने दावा बोला। पान सिंह का जो सब देखने लायक था। जय बजरंग बली की, तोड़ दुश्मन की नली। और फिर दुष्ट दुष्ट पेड़ों की तबाही का बाजार गर्म हो गया। पत्ती और टहनियां धू धू करके जलने लगी। तने डर के मारे कांपने लगे। ऐसी जोरदार सजा उन्हें कभी नहीं मिली थी। ये ले, तू भी ले। आखिरकार उसने पेड़ों के सरदार जंगू वृक्ष पर धावा बोला। उसने दस्युराज के प्रहारों से बचने की बड़ी कोशिश की, लेकिन अंत में उसने भी हार मानी। अब वह दया की भीख मांगने लगा। डाकू राजा, मैं हारा, तुम जीते। तुम इस जंगल में से बिना किसी बाधा के गुजर सकते हो। मैं तुम दोनों की हिम्मत को सलाम करता हूँ। मगर सावधान, सितारिया गुंबद और गिली गिली गुबा तक पहुंचने से पहले तुम्हें एक और भी रुकावट से जूझना होगा। गुंबद के चारों तरफ जो गहरी झील है, उसमें दुनिया की सबसे निर्दयी शार्क मछली रहती है, जिसके 6-6 इंच लंबे दांत फौलाद के सूजों से भी ज्यादा बेरहम है। मैंने ऐसे फल उगा रखे हैं जिन्हें खाने वाले के जबड़े गोंद से भी ज्यादा मजबूती से चिपक जाते हैं। इन्हें खाने से जिसके भी जबड़े आपस में चिपक गए तो फिर ऊपर वाला उन्हें अलग कर सकता है। अब जाओ, किस्मत तुम्हारा साथ दे। उन्होंने पूरे 1 दर्जन उन चिपकने वाले फलों को तोड़कर रख लिया और फिर वहां से अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। एक ऐसी मंजिल जहां तक पहुंचना आसान न था। यार सुपारी, जल्दी कर। ओके टाटा। परी ने रास्ता दिखाया। सुपारी ने लगा कर पान खिलाया और पान सिंह अनेक बाधाओं से भिड़ता हुआ आगे बढ़ता गया। ओह, तो यह है सितारिया गुंबद। देखो तो उस्ताद, कम वक्त कितना ऊंचा है। सही कहते हो। गुंबद के चारों तरफ गहरी झील भी है, मगर कितनी खामोशी है इस झील में। शार्क तो क्या, या मेंढक भी नजर नहीं आता। उस जादुई पेड़ को जरूर गलत जानकारी रही होगी, और इसलिए उन्हें जो एक पुरानी बोट किनारे पर मिली, उस पर बैठकर वे गुंबद की ओर चल पड़े। दोनों निश्चिंत थे। दोनों को पता नहीं था कि पानी के अंदर क्या कुछ हो रहा है। अचानक
नाव ऐसी उछली जैसे कोई जंगली घोड़ा भड़क उठे। धड़ाम। शागिर्द और उस्ताद दोनों वहां से उड़े और सीधे पानी में जा गिरे। शार्क ने दोनों को हैरानी और परेशानी में डाल दिया था। अब वे पूरी तरह शार्क की दया पर निर्भर थे। ज्यादा करीब होने के कारण सिपाही लाल शार्क का पहला निशाना बना। अपने जोबड़ों को खौफनाक तरीकों से फैलाते हुए बिजली जैसी फुर्ती से वह सिपाही लाल की तरफ बढ़ी। बचाओ! सुपारी इतनी तेज से तैरता हुआ भागा कि बस पूछो मत। ऐसी तेजी अगर वह तैराकी की विश्व प्रतियोगिता में दिखाता तो निश्चय वह ही वहां भी पहला ही स्थान पाता। इस बार पान सिंह ने अक्लमंदी और सूझबूझ से काम लिया। शागिर्द, इसके मुंह की तरफ वहीं फल फेंको। सुपारी ने उस्ताद का कहना माना। बिना पीछे मुड़े उसने लपकती हुई मौत की ओर फलों का निशाना लगाना शुरू किया। शार्क, जिसकी भूख भड़की हुई थी, फौरन उन फलों को अपने मुंह में कैच करने लगी। कच कच। जैसे उसने उन्हें चबाया, अंदर का गोंद जैसा पदार्थ निकलकर बाहर आ गया और शार्क के जबड़ों की ऐसी की तैसी करने लगा। चपड़ चपड़। कुछ ही पल में उसके जबड़े एक दूसरे से चिपक गए। अब तो न वह मुंह को पूरी तरह से खोल सकती थी, न पूरी तरह बंद कर सकती थी। चंबल घाटी के बेताज बादशाह ने मौके का फायदा उठाया। घृणा और क्रोध की एक अजीब भावना के साथ वह पूरी मजबूती से दुश्मन की ओर बढ़ा। एक गुस्सा चट्टानी और फिर एक गुस्सा जबड़े के ऊपर। शार्क इन गुस्सों के प्रहारों से लड़खड़ा कर रह गई। और फिर पान सिंह ने उसे उठाकर हवा में घुमाया और उसे इतनी जोर से ऊपर फेंका कि वह सीधे गुंबद की चार दीवारी में जाकर गिरी। धड़ाम। शार्क एक जोरदार धमाके के साथ अंदर जमीन पर गिरी और अगले पल वहां से रोंगटे खड़े कर देने वाली गुर्राट की आवाज उभरी, जिसे सुनकर सिपाही लाल की खोपड़ी और मूछ के बाल खड़े हो गए। लेकिन पान सिंह तो जानता ही नहीं था कि डर कहते किसे हैं। वह धीरे से घुमा और उसने देखा। गुर्र। खौफनाक गुर्राटू बढ़ने के फौरन बाद एक भयानक दैत्य प्रकट हुआ। यही था गिले गिले गुब्बा। सीधा वह उन दोनों की ओर बढ़ा। गुर्र। हे भगवान, यह कौन सा जीव है? उस्ताद, कुछ पूछो मत, बस भाग लो। मगर पान सिंह तो यह जानता ही न था कि भागना किसे कहते हैं। वह उस समय भी नहीं भागा। सुपारी, वापस आओ, हम लड़ेंगे। हम इसे गिल गिल गुब्बा को तो खत्म करने आए हैं। हमारा लक्ष्य हमारे सामने है। अगर मैंने इसे छठी का दूध याद न दिला दिया तो मेरा भी नाम डाकू पान सिंह नहीं। रूह है नूर हीरे के चोर झंडू के चमचे, सामने आ। यह कहते हुए जंगल का राणा सांड से भी ज्यादा खौफनाक ढंग से फुंकारते हुए आगे बढ़ा। डिशुम। उसका बायां हाथ राक्षस के जबड़े पर 40 शेर वजनी हथौड़े की तरह पड़ा। गिलगिला गुब्बा के जबड़े पर तो कोई असर नहीं हुआ, मगर पान सिंह ने दर्द से तड़प कर अपना हाथ थाम लिया। ओह! मौका देकर दुष्ट राक्षस ने अपनी सांपनुमा दुम को जोर से फटकारा। गुर्र। और फिर वही दुम पान सिंह के पीठ पर पड़ी। इतना जोरदार था वह प्रहार कि पान सिंह उसके जोर से बिना ब्रेक के ट्रक की तरह लुढ़कने लगा। शटॉक। वह दुर्घटना खाता हुआ चला गया। शक्ति और साहस के उस पुंज को इस बुरी तरह पस्त होता देख राक्षस और भी जोर से गुर्राया और उसकी तरफ लपका। गुर्र। तभी सुपारी पूरा जोर लगाकर चीखा, उस्ताद, बचना। समझदार के लिए इशारा काफी, और पान सिंह की समझ का लोहा तो दुनिया मानती है। राक्षस जो उसके ऊपर कूदा। पान सिंह ने लात चला दी। लात सही निशाने पर बैठी। राक्षस अगले पल हवा में उड़ता नजर आया। सिपाही लाल ने खुशी का नारा लगाते हुए उसके सामने जादुई तलवार और एकदम ताजा कर देने वाला पान पेश किया। उस्ताद, यह लो, कर दो उसका खात्मा। सुपारी, तुम तो बड़े समझदार हो। मुझे इस समय इन दोनों चीजों की जरूरत है। उसने तलवार को हाथ में संभाला और पान को मुंह में भरा। बहुत बढ़िया, शाबाश। और तब पान सिंह ने एक नए जोश से हमला बोला। हमले ने खूनी रूप धारण किया। गिलगिली गुब्बा बेशक एक अजय राक्षस था, मगर पान सिंह के साहस और सूझबूझ के आगे उसकी सारी शक्ति सूरज के सामने रखे हुए दिए की तरह फीकी पड़ गई। जादुई तलवार ने राक्षस की बर्बादी का अंतिम दृश्य प्रस्तुत किया। उसका राक्षसी शरीर
कई टुकड़ों में विभक्त होकर बिखर गया। खचक। आखिर जीत पान सिंह की हुई, इसलिए कि वह न्याय के लिए लड़ा था। जादूगर के चमचे राक्षस का अंत उसी तरह हुआ जिस तरह हर बुराई का होना चाहिए। पान सिंह ने उसकी दुम को हाथ में लेकर झटक दिया और अब रास्ता साफ था रोहे नूर हीरे तक पहुंचने के लिए। इसी बीच सुपारी गुम्बद का निरीक्षण करने पहुंच गया। वह यह देखकर विस्मय विमूढ़ रह गया कि गुम्बद में कहीं कोई दरवाजा न था, सिर्फ एक खिड़की थी, कम से कम 100 फुट की ऊंचाई पर। तब उसे याद आया उस औषधि की जो महर्षि ने दी थी। हो सकता है इससे कोई बात बने। गुलब गुलब। उसने कई घूंटे एक साथ गले के नीचे उड़ेल लिए। इतना बद जायका जैसे नमक मिला पेट्रोल। इतनी बुरी तरह उसने कभी कोई चीज नहीं थूकी थी। उसकी थूकी हुई औषधि गुम्बद के पास उगी एक छोटी सी लता पर पड़ी। तब मालूम हुआ कि उस औषधि में क्या कमाल का असर था। लता बढ़ने लगी, बढ़ती गई। लता बढ़ते बढ़ते सितारा गुम्बद की चोटी तक जा पहुंची। सुपारी ने उस पर चढ़ने में देर न लगाई। वह जानता था कि समय बहुत कम है। देखते देखते वह ऊपर पहुंच गया और फिर वह गुम्बद की छोटी सी खिड़की के अंदर था। सामने जगमगा रहा था रूहे नूर हीरा। आह, सामने हमारी मंजिल। हीरे की जगमगाहट इतनी तेज थी कि सुपारी को अपनी आंखों को हथेली की ओट में करना पड़ा और वापस चल पड़ा। अरे इसे छिपा कर रखो, इसके सामने तो नजरें नहीं ठहरती। उस्ताद मैं जानता हूँ कि इसे रखने की सबसे बढ़िया जगह कौन सी है। और फिर उन्होंने वापसी की राह पकड़ी। आगे आगे चला, पीछे पीछे उस्ताद। हीरा पान सिंह की चुटिया में पूरी तरह सुरक्षित था। अब परी के पिताजी आजाद आजाद हो जाएंगे। पान सिंह का विचार एकदम सही था। जैसे गुम्बद से हीरा गायब हुआ, परी राजा के ऊपर से झंडू के जादू का असर भी गायब हो गया। यह क्या? जादूगर की पलक भी नहीं झपकी थी कि परिराज 9 तो 11 हो गया। अरे! गुस्से से उफनता हुआ परिराज हीरो को वापस लेने भागा। इतनी आसानी से झंडू उसका पीछा कैसे छोड़ देता? वह भी उसके पीछे दौड़ा। अंतिम विजेता वही होता है जिसके हाथ में हीरा होता। काम बचकर जाओगे बेटा। अगर हीरा मेरे हाथों से निकल गया तो मैं कहीं का न रहूंगा। हमेशा के लिए मेरे इरादों पर झाड़ू फिर जाएगी। आहा, यहाँ है हीरा, फौरन झपटना चाहिए। हीरा झपटने के जोश में जादूगर झंडू यह भी भूल गया कि हीरे के साथ साथ उसके हाथ में पान सिंह की बौद्धि भी आ गई है। दर्द के मारे बेचारा दस्युराज तिल मिलाकर रह गया। जैसे उनकी निगाहें एक दूसरे की तरफ घूमी, वे एक दूसरे को पहचान कर अवाक रह गए और फिर उनके बीच घृणा और शत्रुता की ज्वालामुखी सी फूट पड़ी। तुम, मैं तुझे मुर्गा बनाकर कुकड़ू को करा दूंगा। तुम चिपी छू मंत्र बंद ड्रॉम। मगर इससे पहले कि बदमाश जादूगर उसे मुर्गा बनाकर कुकड़ों को बुलवाता, पान सिंह का फुलादी गुस्सा चल गया। गुस्सा क्या था, कयामत थी। कोई जानवर भी होता तो उसे खाकर 70 लुढ़कनियां खाता। जादूगर जमूरा कहीं का, मार मार कर तुझे हवा बना दूंगा। जमा जुम जुम झंडू हो जा गुम। लेकिन इससे पहले ही पान सिंह हवा बना था, वह अपने ही जादू के जोर से हवा की तरह गुम हो गया। यह ठीक नहीं, यह बिल्कुल ठीक नहीं। वह मुझे जूल देकर चला गया। अपना माथा मत पीटो दस्युराज। अगर वह सलामत रहा तो कभी न कभी फिर उससे तुम्हारी मुठभेड़ होगी। फिलहाल लाओ, मुझे हीरा दे दो। तुम्हारा एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। हमारी शाही डायरी में तुम्हारा नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। भगवान भला करे तुम्हारा परी कुमारी। मेरा दिल तुम्हारा, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मेरा अबे खबरदार, अपने पान के बीड़े मेरे ही रहने देना। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और ये काफ़ी पुरानी कॉमिक्स है। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में। जिसको तो आप सभी जानते ही होंगे। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।